पीमा, एक सैलरी मैन जो एक एक्सीडेंट में मर गया और फिर उसे महान डेमन किंग द्वारा किसी और दुनिया में समन किया गया। डेमन किंग ने उसे एक एक्सक्लूसिव जॉब ऑफर की जिसमें बड़े बेनिफिट्स थे। उसे डेमन किंग की आर्मी में 4 बड़े हेवनली किंग्स में से एक बनना था, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं थी जिससे वो बैटल में यूजलेस था। लेकिन उसके पास एक सैलरी मैन और बिजनेसमैन की स्किल्स थी। क्या ये स्किल्स उसे जिंदा रहने के लिए काफी होंगी? हमारा पहला एपिसोड 2025 में शुरू होता है, जहां डेमन किंग अपनी आर्मी के 4 महान जनरलों के बारे में चर्चा कर रहा है। पहला है रेड हेड लड़की अलांद्रा, दूसरा है अल्टीमेट स्टॉर्म मैजिक का विल्डर सिलेड, तीसरा है अर्थ बैरियर नाइट जीनोम, और आखिर में एक आउटकास्ट इंसान युकिमा डेनोस। युकिमा डेनोस एक साधारण एम्प्लॉय था। एक लंबे और कठिन जॉब सर्च के बाद उसे फाइनली एक जॉब मिली थी। वो बहुत उत्साही था, मेहनत से काम करता था और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता था। लेकिन उसके सहकर्मी करियर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, जबकि उसके सीनियर्स उसकी मेहनत को कभी नहीं पहचानते थे। एक दिन उसे विदेश के एक दूरस्थ देश में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन वहां का अनुभव उसके लिए बेहद कठिन साबित हुआ। उसे पूरी जिम्मेदारी तो दे दी गई, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण वो ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अकेले ही सब कुछ मैनेज किया, ऑफिस की सफाई से लेकर उसे ऑर्गेनाइज करने तक। धीरे धीरे लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे और परिस्थितियां सुधरने लगी। लेकिन जब सब कुछ सही चलने लगा, तभी उसे एक कॉल आया जिसमें उसे बताया गया कि उसका ट्रांसफर किसी और देश में हो रहा है। ये सुनकर वो बेहद निराश हो गया और शहर की सड़कों पर घूमते हुए खुद से बातें करने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर अचानक वो खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है। अब डेनोस कहता है, मैं कहाँ हूं? ये सब क्या हो रहा है? ये अजीब लोग कौन है? तभी एक लीडर उससे कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम डेमन किंग की आर्मी में 4 जनरलों में से एक के रूप में सर्व करो। डेनोस चौंक जाता है और खुद से कहता है, मैं एक लो रैंक एम्प्लॉय, मुझे डेमन किंग की आर्मी में क्यों चुना गया? तभी डेमन किंग उसे उसकी पिछली उपलब्धियां गिनाने लगता है। कैसे उसने 5 साल विदेश में बिताए, एक नई भाषा सीखी, लोकल लोगों को ट्रेन किया और वहां सफलतापूर्वक ऑपरेशन शुरू किए। फिर डेमन किंग उसे अपनी महान डेमन आर्मी में शामिल करने का परफेक्ट कैंडिडेट घोषित करता है। डेनोस अपने अंदर ही गहरे सोच में पड़ जाता है। ये कितना शानदार एहसास है कि मेरी मेहनत को आखिरकार पहचान मिल रही है। लेकिन मैं डेमन आर्मी के लिए कैसे काम कर सकता हूं? आखिरकार वो फैसला करता है कि वो वहां रहेगा और सर्व करेगा। लीडर उसे बताता है कि उसे पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी और ढेर सारा पैसा भी। तुम्हें तुम्हारी पुरानी दुनिया में एक मैनेजर जितनी सैलरी और अथॉरिटी मिलेगी, वो कहता है। डेनोस खुश होकर पूछता है, सच में? राजा आगे कहता है, तुम्हें अपनी टीम चुनने की आजादी मिलेगी और तुम्हारा खुद का ऑफिस भी मिलेगा। ये सुनकर डेनोस बेहद उत्साहित हो जाता है। डेमन किंग उसे और आश्वस्त करता है कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और अगर वो ये ऑफर ठुकराना चाहता है तो वो वापस अपनी दुनिया लौट सकता है। डेनोस कुछ देर चुप रहकर सोचता है, फिर जवाब देता है, हे डेमन किंग, मुझे कभी किसी ने पहचाना तक नहीं, जबकि मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई। तो फिर आपको मेरी जैसी बेकार चीज की क्या जरूरत? मुझे लगता है कि आपका ऑफर बहुत उदार है, लेकिन आखिरकार हार तो आपकी ही होगी। डेमन किंग गुस्से में जवाब देता है, उन मूर्खों की बातों पर ध्यान मत दो जिन्होंने तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचाना। मैं तुम्हारे काम की कद्र करता हूं। मैंने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारी हर एक कोशिश को देखा है। मैं तुम्हारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम इस मिशन को पूरा करने में सक्षम हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। तभी मांड्रा हस्तक्षेप करता है और कहता है, ये इंसान सच में काफी दयनीय है। ये नामुमकिन है कि वो 4 महान जनरलों में से एक बन सके। डेमन आर्मी में बाकी 3 जनरल सहमति में सिर हिलाते हैं, उसकी योग्यता पर सवाल उठाते हुए। डेमन किंग उनकी बातों से बेपरवाह होकर कहता है, बहुत अच्छा, हम उसकी परीक्षा लेंगे। दोसाकी हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे सके, अमांड्रा जबरदस्त ताकत से उसे लात मारने की कोशिश करती है। डेमन किंग उसके हमले को रोकते हुए कहता है, रुको, ये आदमी ताकतवर नहीं है, वो मुश्किल से होश में है और उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। वांड्रा तंज कसते हुए कहता है, डेमन आर्मी में दुष्ट आत्माएं, राक्षस और अर्धमानव होते हैं जो वर्चस्व के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसा असहाय इंसान 1 मिनट भी नहीं टिकेगा, किसी न किसी मजबूत योद्धा द्वारा निकल लिया जाएगा। हमारी ही सेना के भीतर
राक्षस विरोध को भड़काते हैं। एक अन्य महिला जनरल हस्तक्षेप करते हुए कहती है, अर्धमानव हमेशा बिना वजह लड़ना पसंद करते हैं। अमांड्रा जवाब देती है, यही तो विरोध है जिसकी मैं बात कर रही हूं। दोनों बहस करने लगते हैं, लेकिन डेमन किंग उनकी अनदेखी करते हुए उचिमुरा से कहता है, तुम्हारे पास न तो शारीरिक ताकत है और न ही कोई विशेष शक्ति, लेकिन मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को महत्व देता हूं। उचिमुरा संकोच से जवाब देता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसकी डेथ किक को रोक ही नहीं सकता। वो मेरी बाह तोड़ देगी और मैं एक मूर्ति बनकर रह जाऊंगा। डेमन किंग उसे आश्वस्त करते हुए कहता है, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें यहां तुम्हारी शारीरिक क्षमताओं के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुम्हारे लिए एक आदर्श परीक्षा तय की है। डेमन आर्मी को रैम्पेज किंगडम की भूमि को अपने पक्ष में करना है, जहां सलामैंडर और वेयरवुल्फ जैसी विभिन्न जातियां निवास करती हैं। हालांकि उनके साथ हमारी बातचीत अच्छी नहीं चल रही। मुझे चाहता हूं कि तुम उनसे बातचीत करो और उन्हें हमारी सेना में शामिल होने के लिए मनाओ। यदि तुम्हें किसी भी जानकारी की आवश्यकता हो तो अमांड्रा से पूछो। कठिनाई और अनिच्छा के बावजूद उचिमुरा अमांड्रा के साथ मेनर की भूमि की ओर रवाना होता है। वह डरा हुआ है क्योंकि हर कोई उसे जादू या विशेष क्षमताओं के बिना बेकार कर्मचारी समझता है। आखिर वो 4 महान जनरलों में से एक कैसे बन सकता है? हालांकि उचिमुरा परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे नेता के लिए काम करना चाहता था जो वास्तव में उसकी जरूरत समझे। वो दृढ़ संकल्प लेता है कि वह डेमन किंग के अनुरोध को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। जब वो मेनर नेता के कक्ष के पास पहुंचता है, युकिरा विशाल दरवाजे का आकार देखकर डर जाता है। अमांड्रा उसे चेतावनी देती है, जब तुम नेता को देखोगे तो समझ जाओगे। मेनर स्वभाव से ही क्रूर है, इसलिए उसे तुम्हारे साथ कुछ भी करने मत देना। लेकिन जब अमांड्रा दरवाजा खोलती है, उचिमुरा मेनर की विशालता देखकर दंग रह जाता है और उसे लगता है कि वो उसका सामना नहीं कर सकता। मेनर पहले तो अमांड्रा से बात करता है, लेकिन जैसे ही वो डेमन आर्मी में शामिल होने की शर्तें रखती है, वो आगे बात करने से इनकार कर देता है। गुस्से में अमांड्रा उस पर चिल्लाती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार जाती है। बातचीत असफल हो जाती है और बदले में मेनर पूरे कक्ष में कचरा फैला देता है। गुस्से में अमांड्रा सब कुछ उचिमुरा पर छोड़ देती है, जो डर और उलझन में पड़ा रहता है कि इतने विशाल प्राणी से कैसे निपटे। बाद में हम देखते हैं कि युकिमुरा एक सराय में बैठा अपना पसंदीदा पेय पीते हुए सोच रहा है कि इस विशाल मैनर से कैसे निपटे। उसे याद आता है कि उसके पूर्व मालिक हमेशा उसकी हर कोशिश को नकार देते थे, लेकिन अब वो अपने भीतर एक नया संकल्प महसूस करता है। मैं शुरुआत से ही सब कुछ हल करूंगा। इसी बीच अमांड्रा डेमन किंग से कहती है, मेनर का रुख अभी भी अड़िग है और इस आदमी को तो इस दुनिया में आए हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। उचिमा तब अमांड्रा से कहता है, मैं लॉर्ड टारस से सही तरीके से बातचीत करना चाहता हूं। अमांड्रा हंसती है, नामुमकिन। वो हमेशा की तरह अहंकारी और जिद्दी है। लेकिन किमुरा दृढ़ता से जवाब देता है, तुम बहुत जल्दी हार मान लेती हो। उसका आकार मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि बातचीत कैसे की जाए। हम दोनों के बीच ज्ञान की खाई है और इसी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। अगर तुम इस खाई को पाटना चाहती हो तो तुम्हें उसे आंखों में देखकर बात करनी होगी और भरोसा बनाने की पूरी कोशिश करनी होगी। मैं ये बातचीत सफल बनाऊंगा। अमांड्रा उसके इस बदलाव को नोटिस करती है और मन ही मन सोचती है, उसकी पुरानी कमजोरी कहीं खो गई है। पैथेटिक लुक जो उसने पहले कभी देखा था। उचिमुरा अकेले मेनोर के कक्ष में प्रवेश करता है, जबकि बूढ़ा मंदरा उसे देखने के लिए पीछे पीछे आता है। वो ये देखकर चौंक जाती है कि कमरा पूरी तरह कचरे के ढेर में बदल चुका है। युकिमा बाहर आता है और वह पूछती है, लॉर्ड टारस के साथ क्या हुआ? तुमने हमारे किले की पवित्रता को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उचिमुरा शांतिपूर्वक जवाब देता है, लॉर्ड टेरियस राजा के साथ एकीकरण समझौते की अंतिम रूपरेखा तय कर रहे हैं। कल रात की बातचीत के बाद उन्होंने दानव सेना में शामिल होने का फैसला किया और हमारी शर्तें मान ली। यांद्रा आश्चर्यचकित होकर कहती है, मैंने उनके साथ बहुत संघर्ष किया था। हमें साथ में दानव राजा से मिलना था। मुझे हमेशा लगा कि टारस किसी भी तरह की बातचीत के सख्त खिलाफ थे, लेकिन लगता है कि चर्चा सफल रही। अतीत की यादें अचानक लौटने लगती हैं। विदेशी कंपनी के अधिकारी हमेशा मना कर देते थे, चाहे मैं कुछ भी करूं। मैं हमेशा हार मानने की कगार पर थी, लेकिन अचानक उन्होंने अपना मन बदल लिया। उन्होंने मेरे जुनून और चर्चा को सकारात्मक रूप में देखा और मुझसे बात करने के लिए उत्सुक हो गए।
मेनोर का एक बुनियादी नियम है, जब वे अपने कक्ष छोड़ते हैं तो उन्हें अपने साथ पुआल, स्ट्रॉ लेकर जाना होता है, क्योंकि वे किसी और के बिस्तर को खराब करने के लिए बहुत बड़े होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका पुआल उनसे छीन लिया गया था, जिससे उन्हें जमीन पर सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अपनी हताशा व्यक्त न कर पाने की वजह से वे गुस्से में लग रहे थे, जबकि वे अंदर से बहुत चिंतित थे। आलंद्रा ने स्वीकार किया, ये मेरी गलती थी, मुझे उसकी दृष्टि को अधिक ध्यान से समझना चाहिए था। मेनोर लीडर टुस ने माफी मांगते हुए कहा, हम दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितना असभ्य था। इसके बाद उसने योशिमा का धन्यवाद किया और स्वीकार किया कि यह सब उसकी मदद के बिना संभव नहीं होता। बाद में टारस ने विदाई ली और बाकी सभी के साथ चला गया। उसे जाते हुए देखकर 15, जो अब भी अविश्वास में थी, उचिमुरा की तरफ मुड़ी और कहा, मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने इस बात को इतनी बारीकी से देखा। दानव राजा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, जो चीजें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें देखने की क्षमता ही उचिमुरा की असली ताकत है। तुमने सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर ली है। अब ये आधिकारिक रूप से 4 महान जनरलों में से एक के रूप में तुम्हारी स्थिति की शुरुआत है। तुमने एक कठिन परीक्षा पार कर ली है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को भी तुम्हारी नियुक्ति पर आपत्ति होगी। दानव राजा ने युकिमुरा को एक कंगन सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारी स्थिति का प्रतीक है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम अपने अनुसार काम कर सकते हो, अपने विचारों के हिसाब से। उचिमुरा ने उनका धन्यवाद किया और बूढ़े मंद्रा ने आगे आकर उनके साथ सहयोग करने की पेशकश की। उन्होंने अपने चिन्ह एक साथ रख दिए, जिससे उनकी एकता का प्रतीक बना। हम तुम्हें अपने बीच स्वीकार करते हैं, उसने कहा। मुझे कुछ और समझौतों में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। दानव राजा ने निष्कर्ष निकाला, युमुरा वह रोशनी है जो पूरी सेना में फैलती है। और इस प्रकार इस एनिमे के आज के एपिसोड का अंत होता है। आने वाले एपिसोड्स के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना न भूलें और नए कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। हमारा अगला एपिसोड शुरू होता है हमारे हीरो युचोरा के साथ, जो स्फिड की ओर बढ़ रहा है सलाम करने के लिए, क्योंकि उसने हाल ही में अपनी नई स्थिति स्वीकार की है और सभी जनरलों को सम्मान दिखाना आवश्यक है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है और एक लड़की दरवाजा खोलती है। वो सिलिड के बारे में पूछता है तो वो सवाल करती है, तुम कौन हो? वो समझाता है, मुझे अभी 4 बड़े जनरलों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है। लड़की अपना परिचय बेलिंडा के रूप में देती है और कहती है, सिलिड, हाई स्टॉर्म जादूगरनी कुछ समय से अनुपस्थित है, लेकिन मैं उसे बता दूंगी कि तुम आए थे। इसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है। अचानक आलंद्रा प्रकट होती है और उसे बताती है कि महामहिम तुम्हें एक नए मिशन पर भेजने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वे दोनों राजा के पास जाते हैं और राजा उसे एक नया कार्य समझाते हैं, कबीले के साथ विलय पर बातचीत। लक्ष्य यह है कि आसपास के सेमी ह्यूमन कबीलों के साथ गठबंधन करके सेना को मजबूत किया जाए, खासकर घ कबीले के साथ, जो बेहद प्रभावशाली है। उनके पास एक विशाल सेना है और वे कई आसपास के समूहों के लिए नेता के रूप में कार्य करते हैं, जिससे ये गठबंधन बेहद लाभदायक होगा। राजा ने इस कठिन कार्य के लिए योशिमुरा को चुना, ये मानते हुए कि कोई और ये काम नहीं कर सकता। वामुरा सहमत होता है और आलंद्रा के साथ प्रस्थान करता है। वो उसके साथ मिशन पर जाएगी क्योंकि वो बिग 4 का हिस्सा है। एमीरा सुझाव देती है कि वे पहले नोम जाएं, क्योंकि वो सेमी ह्यूमन फोर्सेस को लीड करती है और घोल कबीला भी उसी कैटेगरी में आता है। उसे लगता है कि वे वहां से उपयोगी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अलांड्रा मना कर देती है, कहती है कि उसे पहले गाड़ी की देखभाल करनी होगी। तिमुरा सहमत होता है और वहां से चला जाता है। दृश्य बदलता है और नोम के ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है, जहां सभी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नोम तिमुरा के पास जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। तिमुरा उससे घोल कबीले के बारे में पूछता है और नोम बताती है कि उनका लीडर ओगरी एक शक्तिशाली और साहसी प्रतिद्वंदी है। अचानक आलमंद्रा गुस्से में वहां आ जाती है और उचिमुरा से कहती है कि उसने गाड़ी तैयार कर ली है और इसलिए आए क्योंकि उसे उसकी चिंता थी। नोम उसे ताना मारती है और कहती है कि वो उस चीज को उससे दूर ले जाए, जिससे आलमंद्रा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे ऐसा कहे जाना पसंद नहीं। उचिमुरा बिना कुछ समझे दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देखता रहता है। दृश्य फिर बदलता है और अब घोल कबीले के महल के बाहर उचिमुरा और अलांड्रा खड़े होते हैं, लीडर की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। उचिमुरा अलांड्रा को शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि किसी विरोधी को इंतजार कराकर अस्थिर करना एक आम रणनीति होती है। वो उसे शांत रहने की सलाह देता है
अपने पिछले अनुभव से सीख लेकर। आखिरकार एक लड़की आती है और उन्हें अंदर चलने के लिए कहती है। महल के अंदर उचिमुरा चारों ओर देखता है और आलमंद्रा उसे सतर्क रहने के लिए चेतावनी देती है, क्योंकि घोलों की सेना उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि दानव सेना, और उनका लीडर बहुत खतरनाक है। वे लीडर के कक्ष में प्रवेश करते हैं और जैसे ही अलांड्रा बोलने की कोशिश करती है, लीडर उसे तुरंत चुप रहने को कहता है। लीडर उनसे कहता है कि वो उनकी मांगे मान लेगा, लेकिन केवल एक शर्त पर। उन्हें दानव राजा का सिर लाना होगा। आलमंद्रा गुस्से को दबाने की कोशिश करती है ताकि मिशन खतरे में न पड़े, जबकि तिमुरा शांत रहते हुए सोचने के लिए समय मांगता है और वादा करता है कि वे जवाब लेकर लौटेंगे। महल से बाहर आने के बाद अलांड्रा गुस्से से उबल रही होती है और कहती है कि वो उस घमंडी लीडर को मारना चाहती है। एमीरा उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि लीडर का असली मकसद उन्हें भड़काकर बातचीत विफल करना था। वो बताता है कि लीडर का इरादा सहयोग करने का नहीं है, लेकिन वो एक कबीले के मुखिया के तौर पर अनावश्यक युद्ध से बचना चाहता है। इसलिए वो जानबूझकर अपमानजनक बातें करता है ताकि वे भड़क जाए और दानव राजा उन्हें दोषी ठहराए। आलमंद्रा अभी भी गुस्से में पूछती है, क्या तुम्हें उसकी बातें सुनकर गुस्सा नहीं आया? उचिमुरा स्वीकार करता है, बिल्कुल, मैं भी गुस्से में हूं, लेकिन अगर हम अभी गुस्सा दिखाएंगे तो इससे हमारे स्वामी दानव राजा की स्थिति खराब होगी। इसके बजाय हम इस परिस्थिति का फायदा उठाकर दूसरे राज्यों से गठबंधन कर सकते हैं या घोल कबीले के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन अगर बातचीत सच में विफल हो जाती है तो हमें फिलहाल पीछे हटना चाहिए। ज्यादा दबाव डालने से संबंध और बिगड़ सकते हैं। आलमंद्रा पूछती है, तो तब तक हम क्या करें? उसी वक्त एक लड़की उनके पास आती है। वो अपना परिचय देते हुए कहती है कि उसका नाम अलूलू है और वो ओगरी की बेटी है। वो उनसे बात करना चाहती है। अलांड्रा हैरान रह जाती है और सोचती है कि शायद अलूलू उन्हें मारने आई है, लेकिन अलूलू बताती है कि वो असल में चाहती है कि वे उसके पिता को सत्ता से हटा दें। उचिमुरा और अलांड्रा उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। फिर अलूलू उन्हें महल के अनाज भंडार में ले जाती है और बताती है कि एक समय घोल कबीले का आसपास के कबीले पर बहुत प्रभाव था, लेकिन अब वे आर्थिक तंगी में हैं और कई लोग खाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तिमुरा को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसने देखा था कि सैनिकों के हथियार घिसे पिटे थे और महल भी वीरान और उजड़ा हुआ लग रहा था। उसे ये सब संघर्षरत कंपनियों की याद दिलाता है, जहां केंद्रीकृत नेतृत्व तेजी से फैसले तो ले सकता है, लेकिन समस्याएं आने पर वो अप्रभावी और अयोग्य हो जाता है। अलूलू उसकी बात से सहमत होती है और जोड़ती है कि उनके कबीले को फिर से मजबूत करने का एकमात्र तरीका दानव राजा की सेना पर निर्भर होना है। लेकिन उसका पिता उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा वो बहुत बीमार है और इसी वजह से उन्होंने मुलाकात में देरी की और उसकी हालत के बारे में जानकारी छुपाई। वो बाहर से मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो पहले जैसा नहीं रहा। अगर वो अचानक मर जाता है तो कबीले में अराजकता फैल जाएगी। शमुरा उसे शांत रहने की सलाह देता है और चेतावनी देता है कि उसका व्यवहार लापरवाह है। वो समझाता है कि किसी भी संगठन के सदस्य को आंतरिक मामलों, खासकर लीडर की सेहत से जुड़ी जानकारी इतनी आसानी से उजागर नहीं करनी चाहिए, और एक मुखिया की बेटी होने के नाते उसे और भी सतर्क रहना चाहिए। अलूलू उचिमुरा की समझदारी देखकर प्रभावित होती है और स्वीकार करती है कि वो गलतियां हो रही थी। फिर अचानक से वह उससे शादी करने को कहती है और नया कबीले का मुखिया बनने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति ही उसके लोगों को बचा सकता है। अल्तिमुरा तुरंत मना कर देता है, लेकिन अलूलू बार बार उससे विनती करती रहती है। आलंद्रा बीच में आकर कहती है कि पहले शांत हो जाओ ताकि वे इस बारे में सही से सोच सकें। उस रात युकिमुरा अपने कमरे में गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। स्थिति बहुत जटिल थी। ओग्रे किसी भी तरह की बातचीत करने के मूड में नहीं था और उसकी बेटी भी बहुत जल्दबाजी में काम कर रही थी। गूल कबीले के साथ मिलना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन युकिमुरा इस उलझन का हल निकालने का निश्चय करता है। अगली सुबह आलंद्रा जल्दी से उचिमा के पास जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसने कोई समाधान निकाला है। वो उससे पूछती है कि क्या प्लान है। उसे लगा था कि वे गूल कबीले के पास जा रहे हैं, लेकिन यामुरा उसे बताता है कि वे कहीं और जा रहे हैं। वो समझाता है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो लीडर खुद उन्हें बातचीत के लिए बुलाएगा। एक हफ्ते बाद उचिमुरा और आलंद्रा ओग्रे के पास जाते हैं। उचिमुरा कहता है, आपने हमें अचानक बुलाया? ओग्रे गुस्से में जवाब देता है, अनजान बनने का नाटक मत करो। बाकी जातियां आखिर क्यों डेमन किंग की सेना में शामिल हो रही हैं? युकिमुरा को याद आता है
जब आलंद्रा ने यात्रा के दौरान दूसरी जातियों की परेशानियों के बारे में पूछा था। उसने जवाब दिया था, हाँ, वे भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। गूल कबीला पहले डेमन किंग की सेना का समर्थन करता था, लेकिन अब नहीं करता। वे गूल कबीले के पास की जमीनों को मिलाकर एक नया स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस ऑपरेशन शुरू करते हैं। आलंद्रा टिप्पणी करती है, यही मैंने सोचा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद हमें बुलाएगा। उसे याद आता है कि किसी समय यामुरा ने भी यही रणनीति अपनाई थी जब वो एक बड़ी कंपनी के साथ डील करने की कोशिश कर रही थी। राय समझाती है, जब बड़ी कंपनियां अपने दरवाजे खोलती हैं तो वे तुम्हें बाहर कर देती हैं, इसलिए हमें छोटे और मीडियम साइज बिजनेस को टारगेट करना चाहिए। आलंद्रा आगे कहती है, पहला कदम सफल रहा। यमुरा ओग्रे से कहता है, आपको अपनी जरूरतें पूरी करने में कठिनाइयां हो रही हैं, लेकिन डेमन किंग की सेना में शामिल होने का मतलब जीवन स्तर में गिरावट होगी। ओग्रे गुस्से से जवाब देता है, मैंने ये नहीं मांगा। ये क्षेत्र गूल कबीले का है और मैं इसे किसी और को नहीं दूंगा। अमुरा शांत बना रहता है और समझाने की कोशिश करता है कि ये निर्णय अकेले उन्होंने नहीं लिया, बल्कि गूल कबीले ने भी इसमें भाग लिया। अलुलू ने आसपास के कबीलों से बातचीत को मैनेज किया था। ओग्रे हैरान होकर पूछता है, अलुलू ने ऐसा क्यों किया? अलुलू अर्धमानव जाति का भविष्य है और हमारे पास डेमन किंग की सेना पर निर्भर होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अलुलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो ओग्रे मैं बचपन में जानती थी, वो अब बूढ़ा और बीमार हो गया है। अब समय आ गया है कि हम साथ आए। यामुरा पूछता है, अगर हम एक साथ मिलकर काम करें, एक बराबरी की साझेदारी? डेमन किंग दूसरे पक्ष को स्वायत्तता देता है, लेकिन शर्तें अलग होंगी। ओग्रे सोच में पड़ जाता है और जवाब देता है, मुझे इस बारे में गहराई से सोचना होगा। यामुरा उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि आपको निर्णय लेने के लिए समय चाहिए। ओग्रे मन ही मन सोचता है, अलुलू बड़ी हो गई है और समय सच में बदल रहा है। कुछ दिनों बाद ओमंद्रा खुशी खुशी उचिरा के पास दौड़ती है और कहती है, ओग्रे ने हमसे संपर्क किया है, वो अब डील करने को तैयार है। अमुरा जवाब देता है, यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन डेमन किंग ने मुझसे कहा है कि मुझे एक डायरेक्ट सबऑर्डिनेट नियुक्त करना होगा। पर सच कहूं तो एक इंसान होने के नाते मुझे सेमी ह्यूमन और डेमन के बीच सबसे बेहतर चुनने में मुश्किल हो रही है। आमंद्रा उसे हौसला देती है, ऐसे समय पर अपनी सहज बुद्धि, इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करो। वो जोड़ती है, अगर मैं चुन सकती तो मैं तुम्हें चुनती। उचिमुरा मुस्कुराता है, खुश होता है कि वो उसे चुनती। उसी समय अलुलू अंदर आती है और कहती है, काफी समय हो गया, मुझे गूल कबीले का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां भेजा गया है ताकि डेमन किंग की सेना के साथ हमारा गठबंधन मजबूत हो। अब मेरे पिता ने कबीले के अन्य सदस्यों को भी जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से पूरा गूल कबीला बदल रहा है। अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो बस बताओ। यामुरा जवाब देता है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो। अलुलू उत्साहित होकर जवाब देता है, मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। एपिसोड खत्म होता है जिसमें उचिमुरा सोचता है कि इन बातचीतों के कारण डेमन किंग की सेना कैसे बढ़ गई है, लेकिन वो सचेत करता है कि हर लाभ में जोखिम भी होता है, हमें सतर्क रहना चाहिए। स्क्रीन पर फिर एक संदेश दिखाया जाता है। आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। आगामी एपिसोड्स के लिए बने रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज का एपिसोड डेनोसुकी के अपने डेस्क पर बैठकर लगातार अपने काम की समीक्षा करने से शुरू होता है। उस समय ओरी बहुत खुश होकर प्रवेश करती है। उसने आकार बदलने वाले भालुओं के कबीले के साथ बातचीत को पूरी कर लिया है। डेनोसुकी उसके काम से रोमांचित है। वो फिर उसे सूचित करती है कि उसे उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, उसके विनम्र और उत्कृष्ट कार्य के लिए और घूल कबीले के साथ गठबंधन की सुविधा देने के लिए। पुरस्कार समारोह जल्द ही होगा और वो लंच के बाद और विवरण जानने की योजना बना रही है। डेनोसुकी पुरस्कार के बारे में सोचता है कि क्या ये कुछ मूल्यवान हो सकता है। उसी समय मेंद्रा प्रवेश करती है और उसे बताती है कि वो खाना लाई है और चाहती है कि वो उसके साथ खाए। वे साथ में खाते हैं, लेकिन डेनोसुकी भोजन से खुश नहीं है, जिसे डेमन किंग की सेना का मुख्य भोजन आइसल ग्रिम कहते हैं। उसे मीट की लालसा है। उसकी निराशा देख मेंद्रा ने स्वादिष्ट मांस तैयार करने के लिए शिकार पर जाने का फैसला किया। दृश्य जंगल में बदल जाता है, जहां मेंद्रा बताती है कि इलाके को कुछ राक्षसों के कारण काफी नुकसान हुआ है। गिल्ड को इस समस्या के बारे में रिपोर्ट्स मिली है, लेकिन कोई भी इस प्राणी को पकड़ने में सक्षम नहीं हुआ है। डेनोकी भयभीत हो जाता है और उसे बताता है कि यह बहुत खतरनाक है और वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। वो उसे आश्वस्त करती है
कि यह स्वाभाविक है कि कमजोर लोग खाए जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है, लेकिन मैं आपके साथ हूं। वो कहती है, मैं उन्हें सबको मार दूंगी। और सुकी इस पर विचार करता है और निष्कर्ष निकालता है कि अगर उन्हें मांस खाना है तो उन्हें जोखिम लेना होगा। इस दुनिया में समस्याएं हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं? वो सोचता है। उसी समय मेंद्रा उसे एक लाल मशरूम की ओर इशारा करती है। उसे संदेह है कि घूल लोग इन मशरूमों को इकट्ठा करते समय हमला किया गया था। ये एक बहुत ही मूल्यवान भोजन प्रतीत होता है। अगर हम यहां रुके रहेंगे तो हेलबोर जरूर आएगा। वास्तव में जल्द ही वे खुद को एक विशाल हेलबोर के सामने पाते हैं। डिनोसुकी पूरी तरह से डर जाता है, इतना कि वो लगभग डर के मारे खुद को गीला कर लेता है। वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। इस बीच मेंद्रा अपनी शक्ति का उपयोग करके बोर को हवा में उछाल देती है और एक जोरदार किक मारती है, लेकिन बोर वापस उठता है और उस पर चार्ज करता है। वो आसानी से डॉज कर देती है और जोरदार प्रहारों का जवाब देती है। हालांकि लड़ाई कठिन है, उसके सींग कठोर हैं, उसके दांत तेज हैं और उसके पंजे खतरनाक हैं। ये जंगली जानवरों की प्रकृति है। डिनोसुकी इस पर सोचता है, वे हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसलिए इंसान तलवारें, भाले, तीरकमान, बंदूकें, विस्फोटक, विमानों और उससे भी आगे विकसित हुए हैं। वो सोचता है कि मेंद्रा हथियार क्यों नहीं लाई। ये सब जानते हुए मेंद्रा अंत में तय करती है कि वो बोर को वैसे नहीं हरा सकती और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा। वो अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं को सक्रिय करती है, अपने शरीर के लिए जादुई कवच को बुलाती है। वो इस तकनीक का उपयोग करना नापसंद करती है क्योंकि कवच भारी है और उसे थका देता है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। अपनी सुदृढ़ ताकत के साथ वो एक विनाशकारी मुक्का और किक देती है। बोर के एक सींग को एक हाथ से उठाकर उसे खत्म कर देती है। दृश्य शहर में वापस बदल जाता है, जहां कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि उसने अकेले हेल बोर को हरा दिया। वे बोर को पकाने और खाने का फैसला करते हैं। इसके जादुई गुण उनकी ताकत बढ़ाने के लिए माने जाते हैं। डिनोसुकी हैरान है लेकिन अनिच्छुक। उसे पोर्क पसंद नहीं है, हालांकि कोई और विकल्प न होने पर वो इसे आजमाता है। वो खाने में असामान्य लग रहा है और वो मेंद्रा से कहता है, पोर्क मेरे लिए मना है, तुम इसे क्यों खा रही हो? वो उत्तर देती है कि ये उनके विश्वासों में सामान्य है और उनकी संस्कृति का हिस्सा है। तुम्हें इस आदत को अपनाना होगा, मेंद्रा कहती है। डिनोसुकी इसे स्वीकारने में कठिनाई महसूस करता है, लेकिन स्थिति का सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करता है। वो एक जादुई प्राणी से बात करता है ताकि उसे थोड़ा नमक लाकर दे सके। वो सोचता है कि मशरूम जोड़ने से व्यंजन बेहतर हो सकता है। सब मिलकर खाते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि भोजन बहुत स्वादिष्ट है। इस मांस में बहुत अधिक चर्बी होती है, इसलिए इसे खुले आग से दूर पकाकर और अतिरिक्त चर्बी निकालकर पकाना चाहिए। जब स्टू में जोड़ा जाए तो पकाने का समय घटाने से इसका तीखा स्वाद कम हो सकता है। डिनोसुकी ये टिप्स ग्रामीणों के साथ साझा करता है, जो उसे धन्यवाद करते हैं। ओमेंद्रा फिर टिप्पणी करते हैं कि लोगों को कैसे खाना पकाना सिखाने से आपकी प्रतिष्ठा एक एलिट जनरल के रूप में कम नहीं होती है। हालांकि डिनोसुई अभी भी असंबद्ध है। वे विचार करते हैं, आखिरकार वे कहते हैं कि आप किसी राष्ट्र की समृद्धि का आकलन उसकी पाक कला की आदतों को देखकर कर सकते हैं। मेरे द्वारा उपयोग की जाने वाली खाना पकाने की विधियां ये संकेत दे सकती हैं कि जो लोग प्रतिदिन मांस खाते हैं और आजमाने गलती करने के संसाधन रखते हैं, वे स्वाभाविक रूप से अपना ज्ञान बनाते हैं। अलिंद्रा उत्तर देते हैं कि इसका मतलब है कि ये देश ज्ञान की कमी है, क्योंकि वे पड़ोसी गांवों की तुलना में गरीब है। ये बहुत छोटा और कमजोर गांव है। यहाँ के लोग खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम एलिट जनरल्स के रूप में चीजें बदलने में मदद करें। इसके बाद अनोसुई और अलिंद्रा क्षेत्र छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात गिरती है मेंद्र अंधकार से चिंतित हो जाती है। डिनोसुई उन्हें आश्वस्त करते हैं कि रास्ता रात में भी प्रकाशित रहता है और जादुई प्राणी प्रकाश से डरते हैं, इसलिए वे हमला नहीं करेंगे। प्रभावित होकर डिनोसुई पूछते हैं कि क्या ये लाइट मैजिक उनकी है। ओल्ड मेंद्रा समझाती है कि गैरमानव इस जादू का उपयोग नहीं कर सकते, ये केवल राक्षसों के लिए है। वो जोड़ती है कि इंसान रोजाना अभ्यास करते हैं क्योंकि वे जादू का उपयोग नहीं कर सकते। उत्सुक होकर डिनोसुई पूछते हैं कि क्या वह एक राक्षस है या मानव जैसी प्राणी। वो उत्तर देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन बवंडर की महान जादूगर के रूप में मुझे एक राक्षस होना चाहिए। आखिरकार मैं कभी भी एलिट बैठकों में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होती। मैं अकेली हूं जो दूरस्थ रूप से शामिल होती हूं। चलते चलते डिनोसुई टिप्पणी करते हैं कि कैसे मेंद्र को शुरुआत में हेलबोर के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा,
क्योंकि उसकी तलवार घातक नहीं थी। उसे अपने शरीर को बदलने के लिए अपने जादू पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन उसे पुनः प्राप्त करने में समय लगता है, जो एक नुकसान है। वो सुझाते हैं कि शुरुआत से ही उचित हथियारों से लैस होना अधिक प्रभावी होगा। इसी तरह खाना पकाने में अगर उसने शुरू से ही ओवन का इस्तेमाल किया होता तो खाना नहीं जलता। जादू पर इतना ध्यान केंद्रित करने के बजाय वो व्यावहारिक विकल्पों पर विचार कर सकती थी। वो ये भी बताते हैं कि उसका आउटफिट हल्का है परंतु कम सुरक्षा प्रदान करता है और कुछ अधिक टिकाऊ पहनने का सुझाव देते हैं। मेंद्र उनके सुझाव को तर्कसंगत मानती है और अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का फैसला करती है। वो फिर उन्हें आदेश देती है कि पीछे रहें और सुबह घोल कारवा के साथ लौटें। वो मानती है कि उन्होंने शुरू में उन पर भरोसा किया था, लेकिन वो सिर्फ एक दूसरे दुनिया के इंसान हैं और उनकी व्यावहारिक सोच राक्षसों के तरीकों से मेल नहीं खाती। वो अचानक छोड़ देती है और डिनो सुई को एहसास होता है कि वो परेशान है, लेकिन माफी मांगने का दृढ़ संकल्प रखते हैं और जल्दी से उनका पीछा करते हैं। आखिरकार डिनोस सुई राक्षस राजा के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें जादुई हेलबोर को हराने के लिए बधाई देते हैं। राजा फिर पूछते हैं कि क्या पिछली रात कुछ हुआ था, ये देखते हुए कि अलेंद्रा देर से लौटे थे जबकि डिनो सुई सुबह घोल के साथ लौटे थे। डिनो सुई नाराज होकर कहते हैं कि वो एलिट जनरल होने के योग्य नहीं है, क्योंकि कोई सच्चा जनरल अपने साथियों के साथ संबंधों को खतरे में नहीं डालता है। वो जोर देकर कहते हैं कि इस तरह का व्यवहार इतनी उच्च स्थिति के व्यक्ति के लिए अस्वीकार्य है। राजा उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं और गलतफ हमी को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। डिनो सुई ओमेंद्रा के पास जाते हैं और समझाने और समर्पण करने का प्रयास करते हैं। वो ईमानदारी से माफी मांगते हैं, गलतफ हमी को दूर करते हैं और उनके टूटे हुए संबंध को सुधारने की उम्मीद करते हैं। वो बताते हैं कि मांस में बहुत सारा वसा होता है, इसलिए इसे ध्यान से पकाना और सीधे ज्वालाओं से दूर रखना जलने से बचाने में मदद करता है और अधिक वसा निकालता है। जब इसे स्टू में जोड़ा जाता है तो पकाने का समय कम करने से इसके तीखे स्वाद को कम किया जा सकता है। डिनो सुई ये सुझाव ग्रामीणों के साथ साझा करते हैं, जो उन्हें गर्मजोशी से धन्यवाद देते हैं। अलेंद्रा टिप्पणी करते हैं कि खाना पकाने के बारे में दूसरों को सिखाने से आपकी प्रतिष्ठा एक एलिट जनरल के रूप में कम नहीं होती है। हालांकि डिनो सुई अभी भी असंबद्ध है। वो विचार करते हैं कि यदि आप एक राष्ट्र की समृद्धि को समझना चाहते हैं तो उसकी पाक कला की आदतों पर नजर डालें। मेरे द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियां ये संकेत दे सकती है कि जो लोग प्रतिदिन मांस खाते हैं और आजमाने गलती करने के संसाधन रखते हैं, वे स्वाभाविक रूप से अपना ज्ञान बनाते हैं। ये व्यक्तिगत मामला नहीं था, बल्कि ये एक अच्छा सबक होगा कि इस दुनिया को समझने के लिए। रोजा गहराई से सोचते रहते हैं कि मेंद्र क्यों नाराज थी। वो समझ नहीं पाते थे। इस दुनिया में आने से पहले वो मानते थे कि राक्षस तर्कसंगत है और घोल जैसे मानवसदृश प्राणी क्रूर है। हालांकि इस दुनिया में वास्तविकता इसके विपरीत है। यहाँ के राक्षस अपने शरीर का खुलासा करते हैं और कहीं अधिक क्रूर होते हैं। कपड़े युग और संस्कृति को दर्शाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि राक्षस वास्तव में क्या सोचते हैं। तो क्या सभी जातियां राक्षसों को छोड़कर जादू का उपयोग करने में असमर्थ हैं? या इस दुनिया में जादू कैसे काम करता है, इसके बारे में कोई तथ्यात्मक दस्तावेज है? वो जवाब खोजने के लिए एक किताब खोलते हैं और पता चलता है कि राक्षसों के लिए एक प्रशिक्षित और फिट शरीर गर्व का स्रोत है। शरीर जादुई शक्ति बढ़ाने और जादू करने के लिए आवश्यक है। जितना अधिक वे अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, उतना ही वे मजबूत होते हैं। उनकी जादू और मजबूत होती है, उनके शरीर उनके जादू जितना मजबूत होता है। ये इस दुनिया की हकीकत है। इसलिए दानव शोव करते हुए कपड़े पहनते हैं। अपने जादू और गर्व को दिखाने के लिए हल्का कुछ पहनने के बजाय कुछ सुरक्षात्मक क्यों नहीं पहनते? अमेंद्रा ने पूरी तरह से दासू के अस्तित्व को नकार दिया था और स्वाभाविक रूप से वो गुस्से में थी। ये उनके संस्कृति का एक पूर्ण गलतफ मीथी दासू ने इस दुनिया की सच्चाई को समझ लिया था दानव लॉर्ड की बदौलत। लेकिन अब वो अमेंद्रा के साथ कैसे सुलह करे? लेकिन सीन उलुलू के लकड़ी काटने की तरफ शिफ्ट होता है। अमेंद्रा उसके पास आती है, गहराई से दुखी और रोते हुए कहती है, डिनोस्केट मुझे बहुत नफरत करता है क्योंकि मैंने उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया। लुलू जवाब देती है, मैं डिनोस को काम करने से जानती हूँ, उसके मूल्य हमारे से अलग हैं। मुझे नहीं पता कि दानव क्या अपमानजनक मानते हैं। अमेंद्रा को एहसास होता है कि उसने डिनोस के लिए जो कुछ भी किया था वो एक बड़ी गलती थी। लुलू जारी रहती है, उसने मुझे कुछ बताया था। जिस दिन मैंने उसके साथ काम शुरू किया, उसने कहा हम एक साथ काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम स्वतंत्र रूप से काम करो और गलती करने से मत डरो। उसने मुझे अत्यधिक चिंता न करने, स्वतंत्र रूप से काम करने और अगर तुम्हें कुछ चाहिए
तो उसके साथ बात करने में संकोच न करने की सीख दी, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। इस बारे में चिंता मत करो। सीन कट होता है। डिनोस रेस्तरां में अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं। वो भोजन से बहुत खुश महसूस करते हैं, लेकिन ये नोटिस करते हैं कि रेस्तरां का मालिक, जो पहले कभी नहीं हंसा था, कुछ गलत लगता है। उसे एहसास होता है कि कुछ गलत है। वो बाहर दौड़ता है। जबकि वो दौड़ता है, डिनोस की कहता है, इस बारे में अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। किसी अन्य संस्कृति को समझने की कोशिश महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे केवल इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करना चाहिए। अपने रास्ते में वह अमेंद्रा को देखता है और उससे कहता है, मैं आपको तारीफ करना चाहता था, लेकिन मेरी शब्दावली सीमित है। मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। अमेंद्रा जवाब देती है कि आप दानवों के बारे में शोध कर रहे थे। फिर वो माफी मांगती है, मैंने अपने मानदंड आप पर थोप दिए, भावुक हो गई और आपको जंगल में छोड़ दिया। डिनो 6 जवाब देता है, मुझे लगा मेरी जान खतरे में थी, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखा और एक दूसरे को जान गए। अमेंद्रा मुस्कुराती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि हम बुरे साथी होंगे। अब सुहाना सोचता है, क्या ये प्रेम का इजहार था? एक साझेदारी का इजहार, एक अप्रत्यक्ष तरीका है भावनाओं को दिखाने का। वह सोचता है, अब जब हम अच्छे रिश्ते में हैं, मैं उसके साथ काम करना जारी रख सकता हूं। सीन शिफ्ट होता है। दानव लॉर्ड डिनुक के साथ बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, घूल्स के साथ गठबंधन और 7 कबीले के एकीकरण ने दानव सेना का आकार काफी बढ़ा दिया है। मैं आपको इस एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए विशिष्ट सेवा पदक देता हूं। अब आप अंतर्राष्ट्रीय संचालन के निदेशक और एक एलिट जनरल हैं। आपने कम समय में बहुत कुछ हासिल किया। इस जादुई पत्थर को आपकी सफलता की मान्यता के रूप में दिया जा रहा है। डिनोस काके जवाब देता है, महानता से इस पुरस्कार को प्राप्त करना एक सम्मान है, लेकिन मैंने अकेले इस सफलता को प्राप्त नहीं किया होगा। फिर वो अमेंद्रा के पास जाता है और उसे जादुई पत्थर देता है। कहते हैं, ये रत्न हमारे दोनों के लिए है और मैं चाहता हूं कि आप इसे मुझसे स्वीकार करें। अमेंद्रा चिल्लाती है, अगर आप इसे मुझे देने वाले हैं तो इसे अधिक शांतिपूर्ण और रोमांटिक तरीके से करें। और इसलिए आज के एपिसोड का अंत यही होता है। आने वाले एपिसोड्स के लिए बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें। सभी नवीनतम कंटेंट के साथ अपडेट रहने के लिए आज का एपिसोड दानव राजा द्वारा डेन की तिमुरा को बुलाने से शुरू होता है। मेरा यार ओकमुरा सीधे तौर पर परेशान है, सोच रहा है, ये आकस्मिक बुलावा क्या है? क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया? ओह यार, क्या मैं मुसीबत में हूं? दानव राजा एक भी शब्द नहीं कहने से पहले ओ चामेरा कहता है, मैं बहुत माफी चाहता हूं मेरे प्रभु, मैंने बिल्कुल गलती कर दी। मैं गंभीरता से नहीं समझता कि मैं एलिट जनरल बनने के लायक हूं। कृपया मुझे एक और मौका दे, मैं कुछ भी करूंगा। दानव राजा उसे देखता है और कहता है, बड़ा शांत रहो। फिर वो कहता है, आपका आत्मविश्वास की कमी वास्तव में आपकी सबसे बड़ी खामी है। मुझे नहीं लगता कि आप अनुचित हैं, बल्कि इसके विपरीत है। आपने वहां बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन गंभीरता से ये करना बंद करो। अपने आप को आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। फिर वो मुद्दे पर आता है, वैसे भी मैंने आपको यहां बुलाया था कुछ पाने के लिए। दानवों और मनुष्यों के बीच के संबंध पर हम ओकमुरा अभी भी पसीना बहा रहा है। कहता है, खैर जो मैंने देखा है उससे हमारे बीच एक बड़ा अंतर है। दानव जादू के साथ ऊपरी हाथ रखते हैं और इससे मानव महसूस करते हैं, अच्छी तरह से, एक तरह से हीन। दानव राजा सोच रहा है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक तरीका बनाएं जिससे दोनों पक्ष समान रूप से जादू का उपयोग कर सकें। उरा का जबड़ा गिर गया। मैं ये कैसे कर सकता हूं? मैं खुद जादू का उपयोग भी नहीं कर सकता। दानव राजा हंसता है और कहता है, अन्य तरीके भी है, जैसे जादू स्टोन्स। याद रखना, मैंने पहले जो इनाम दिया था वही सौदा है। ये लो। उन्होंने ओचिमुरा को एक रहस्यमय दिखने वाला जादुई पत्थर दिया और जोड़ा, तुम्हें सिल्फिडे भी मिलेगा, तूफानों की महान जादूगरनी। लेकिन ध्यान रहे, वो बहुत शक्तिशाली है और उसका स्वभाव भी अनोखा है। गुड लक डीलिंग विद हर। ओकिरा कक्ष छोड़ते हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करते हुए। इस बीच अलमेंद्र उसे जासूस की तरह देख रही है, जैसे कि ये उसका पूर्णकालिक काम हो। कट्टू ओकामुरा अपने आप से बात करता हुआ, जादुई पत्थर, हाँ, वे मूल रूप से जादुई ऊर्जा होती है जिसे दानवों द्वारा आकार दिया जाता है। वो अपने अध्ययन की ओर जाता है और जादुई ऊर्जा पर शोध करना शुरू करता है। लुलू, उसकी सहायक, उसे एक कप चाय लाती है क्योंकि उसे लगता है कि वह थक कर गिरने वाला है। ये लो, अगर तुम एक और ऑलनाइटर खींच रहे हो तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। चाय पीते हुए वो पूछता है, सर, क्या आपको लगता है कि ये जादुई पत्थर मनुष्यों को दानवों की तरह जादू का उपयोग करने में मदद कर सकते हैं? लुलू कंधे उचकाते हुए कहती है, शायद, लेकिन सिर्फ जादुई ऊर्जा होना ही पर्याप्त नहीं है। आपको इसे वास्तव में उपयोग करने के लिए कौशल चाहिए। ये एक $50 मिलियन फैक्ट्री के मालिक होने की तरह है।
लेकिन उसे चलाना ना आना। ये बेकार है बिना सही जानकारी के। ओचिमुरा ने एक बड़ी सांस ली और बुदबुदाया, ठीक है, लगता है मुझे किताबें पढ़नी होंगी और इन जादुई तकनीकों का पता लगाना होगा। तो ओकामुरा ने सिल्फिडे से मिलने का फैसला किया। वो दरवाजे पर दस्तक देता है और एक महिला बेलिंडा बाहर आती है। वो कहती है, तुम कौन हो? ओकामुरा, जो पहले से ही परेशान था, जवाब देता है, ये मैं हूं, ओकामुरा। मैं यहां कई दिनों से हूं। तुम क्या हो? एक गोल्डफिश? मैं दानव राजा के बड़े 4 में से एक हूं। बेलिंडा उसे बिना प्रभावित हुए देखती है और कहती है, ठीक है ओकामुरा, तुम्हें क्या चाहिए? वो समझाता है, मैं यहां दानव राजा के आदेश पर सिल्फिडे से मिलने आया हूं। लेकिन बेलिंडा ने जवाब दिया, वो अभी यहां नहीं है, और उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। ओकामुरा ने उसे जल्दी से रोका, रुको, चूंकि तुम उसकी सहायक हो, मुझे तुमसे बात करनी है। इस बीच अल्मेंद्र, जो पूरा समय जासूसी कर रही थी, सोचती है, क्या ओकामुरा किसी और महिला पर धावा बोल रहा है? वो गुस्से में उबल रही थी जब वे दोनों कमरे में गायब हो गए। अंदर ओकामुरा ने बेलिंडा से सवाल करना शुरू कर दिया, हे बेलिंडा, क्या तुम सच में सिल्फिडे हो? बेलिंडा ठंडी रहते हुए कहती है, मैंने कहा ना, मैं सिर्फ उसकी सहायक हूं। लेकिन ओकामुरा को विश्वास नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हां, इस बारे में मेरे पास तुम्हें झूठा साबित करने के 3 कारण हैं। पहला, तुम्हारा चश्मा। दानव अपनी दिखावट की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, तो तुम्हें चश्मे की क्या जरूरत है? ये स्पष्ट रूप से नकली है, एक भेस। दूसरा, तुम्हारा नाम बेलिंडा मृत दानव राजा के संगठनात्मक चार्ट में नहीं आता है। और तीसरा, दानव राजा ने मुझे बताया कि तुम्हें काम से बचने की आदत है, खासतौर पर छुपकर। क्या तुम ऐसा नहीं सोचती? बेलिंडा ने आह भरी और मान लिया, ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। अब खुश हो? ओकामुरा ने भौहें उठाते हुए पूछा, भेस क्यों वैसे भी? सिल्फिडे ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर लोग जानते कि मैं कैसी दिखती हूं तो वे मुझे काम में डुबा देते। इस तरह मुझे कुछ शांति और सुकून मिलता है। सारी बातें साफ हो जाने के बाद ओकामुरा ने उसे बताया कि वो वहां क्यों है। लेकिन सिल्फिडे ने उत्तर दिया, मुझे परवाह नहीं है कि दानव राजा ने तुम्हें क्या बताया है। मैं कुछ नहीं बदलने वाली हूं, जो पहले ही बन चुका है। ओकामुरा स्पष्ट रूप से निराश होकर बैठ गया। सिल्फिडे ने उसे उसकी पहचान का खुलासा करने के इनाम में एक जादुई उपकरण फेंक दिया, जो एक दुर्लभ धातु से बना था और जादुई पत्थरों की परतें थी। उसने समझाया, ये चीज ढेर सारे मंत्र संभाल सकती है, इसे बनाने में मुझे सालों लगे। ओकामुरा चकित था, लेकिन इससे पहले कि वो जश्न मना सके, सिल्फिडे ने उसे रोका, ज्यादा उत्साहित मत हो, हम इनमें से अधिक नहीं बना सकते। एक को बनाने में $10 मिलियन लगते हैं। ओकामुरा लगभग हकलाते हुए बोला, 10 मिलियन। वो मुस्कराई, हाँ, और एक एकल जादुई पत्थर का छर्रा $50 का होता है। ये पत्थर बहुत दुर्लभ है और केवल उच्च गुणवत्ता वाले ही उपयोग किए जाते हैं। तो हाँ, कीमत सही है। ओकामुरा वहां स्तब्ध बैठा सोच रहा था, तो ये वही है जिसे दानव राजा पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इन पत्थरों को कैसे बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाए जब लागत आसमान छू रही हो। संकल्पित होकर उसने फिर से सिल्फिडे की ओर देखा, जादुई उत्पादन की रहस्यमयता में गहराई से गोता लगाने के लिए तैयार। दिनोस्की ने कहा, जादुई कलाकृतियों को कई मंत्रों की अनुमति देने के लिए बहुत सारे जादुई पत्थरों की आवश्यकता होती है। बेलिंडा सहमत होते हुए सिर हिलाई, ये सही है। वे ऐसे कलाकृतियों को बनाने के विचार पर चर्चा करने लगे जो केवल एक मंत्र का समर्थन कर सकती है। दिनोस्की ने सुझाव दिया, ये एकमात्र तरीका हो सकता है असली बनाने का, प्रोग्रेस रिमूविंग फीचर्स इंस्टेड ऑफ एडिंग देम। बेलिंडा ने जोड़ा, हम लोअर क्वालिटी मैजिक स्टोन्स का यूज भी कर सकते हैं सिंगल स्पेल आर्टिफैक्ट्स के लिए, जिससे कॉस्ट्स ड्रास्टिकली कट हो जाएगी। दिनोस्की ने एक मैजिक स्टोन निकाला और उसे बेलिंडा को दिया। हम इसका यूज अपने पहले प्रोटोटाइप के लिए कर सकते हैं, उसने कहा। स्टोन लेते हुए बेलिंडा ने डिसाइड किया कि वो इसे अपने मैजिक से टेस्ट करेगी। बाद में उसने कहा, मैं पूरी रात जागकर एक नया मैजिकल डिवाइस क्रिएट करूंगी और तुम मुझे हेल्प करने वाले हो। दिनोस्की के पास उसके प्लान के साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बाद में अलेंद्रा आई। जब उसने उन्हें अकेले उसी रूम में देखा तो वो गुस्सा हो गई और चिल्लाने लगी। अगले सुबह दिनोस्की लैब में बेलिंडा के साथ बिल्कुल थका हुआ था। उसने उसे पूरी रात जगाकर हेल्प कराई, लेकिन ये वर्थ इट था। उसने कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक रात में रियलिटी में बदल दिया था। मैजिकल आर्टिफैक्ट, जिसे रोजमराइन कहा गया, तैयार था। डिवाइस के स्पेल्स की संख्या को लिमिट करके
उन्होंने कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया। इसके अलावा वे अब लोअर क्वालिटी मैजिक स्टोन्स का यूज मास प्रोडक्शन के लिए कर सकते थे। बेलिंडा ने आर्टिफैक्ट टेस्ट किया, लेकिन डेनोस्की ने इंटरप्ट किया। क्या हम ब्रेक ले सकते हैं? उसने एग्री किया, लेकिन सिर्फ 1 घंटा दिया। डेनोस्की कुछ खाने और एक क्विक नैप लेने के लिए चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अलेंद्र उसका इंतजार कर रही थी। उसने चिल्लाया, फ्यूरियस कि वो पूरी रात बेलिंडा के साथ रहा। इतने में सिल्फाइड आई और अलेंद्र से पूछा, तुम क्यों चिल्ला रही हो? अलेंद्र ने बेलिंडा के बारे में पूछा, लेकिन सिल्फाइड ने कहा कि वो वहां नहीं थी। वहां सिर्फ डेनोस्की और सिल्फाइड लैब में थे। उसी समय लिलिम और अलुलु अर्जेंट न्यूज के साथ आई कि एक झुंड एथरियल बर्ड्स का पास के गांवों पर हमला कर रहा था। ये बड़े और आक्रामक पक्षी उड़ नहीं सकते थे, लेकिन कहर बरपा रहे थे। डेमन किंग ने उन्हें इस थ्रेड को खत्म करने का आदेश दिया था। उन्होंने अपनी सबसे मजबूत फाइटर अलेंद्र को 3 गांवों का दौरा करने का टास्क दिया। अलेंद्र बैटल के लिए तैयार हो गई और सिल्फाइड ने डेनोस्की से कहा, यह नया आर्टिफैक्ट टेस्ट करने का शानदार मौका है। डेनोस्की ने सहमति दी और वे खुले मैदान की ओर बढ़े, एक आदर्श टेस्टिंग ग्राउंड जहां कोई बाधाएं नहीं थी और अनंत स्पेस थी। ये वही जगह थी जहां उन्हें डेमन किंग के आदेश के अनुसार एथरियल बर्ड्स को खत्म करना था। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने घास में छिपे बच्चों को देखा। डेनोस्की ने उन्हें तुरंत जगह छोड़ने का आदेश दिया, उन्हें खतरे की चेतावनी दी। सिल्फाइड ने मैजिकल आर्टिफैक्ट को बेसिक फायर स्पेल के लिए एडजस्ट किया और उसे डेनोस्की को दिया। उसने उसे समझाया, मैजिक स्टोन को अपने शरीर का हिस्सा समझो, जैसे तुम्हारा खून इसमें बह रहा हो। एनर्जी को अपने राइट हैंड में फोकस करो, जैसे कि सांस रोकना या अपनी कोर मसल्स को टाइट करना। डेनोस्की ने उसके निर्देशों का पालन किया और पहली बार मैजिक का यूज किया। मैजिक की ताकत से हैरान, उसने एक्साइटमेंट का रश महसूस किया। उसी समय एथरियल बर्ड्स आए। सिल्फाइड ने डेनोस्की से फायर मैजिक का यूज करके एथरियल बर्ड्स पर अटैक करने को कहा। डेनोस्की ने निर्देशों के अनुसार किया, बर्ड्स पर बार बार हमला किया, लेकिन अचानक मैजिक काम करना बंद हो गया। डर के मारे वो सोचने लगा कि वह मरने वाला है। उसने फिर से मैजिक को रिएक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन आर्टिफैक्ट ओवरलोड हो गया और मैजिक स्टोन उसकी लोअर क्वालिटी के कारण जल गया। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने बर्ड्स को हरा दिया। हालांकि प्रयोग को फेलियर माना गया। उस शाम डेनोस्की और उसके दोस्तों ने एथरियल बर्ड्स के मीट को पकाया। ये उनके लिए एक दुर्लभ ट्रीट निकला। दूसरे सीन में अलीमुर बच्चों के साथ खाते हुए देखे जाते हैं और कहते हैं, मुझे लगा कि सभी ह्यूमनॉइड्स शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन उनका मुकाबला करना मुश्किल है। अली जवाब देती है, हाँ, वे छोटे और नाजुक होते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन वे हमेशा खुश और दयालु होते हैं। ऑरंडी अपनी कहानी शेयर करना शुरू करती है। जब मैं एक एल्वेन मर्चेंट फैमिली में पैदा हुई, मैंने कई उतार चढ़ाव देखे। आखिरकार मैंने अपना घर छोड़ दिया और ह्यूमनॉइड्स द्वारा मदद की गई, जो मैजिक यूज नहीं कर सकते थे और गरीबी में रहते थे। तभी मैंने मैजिकल टूल्स को डेवलप करना शुरू किया। मैं उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन मैं डेली वर्क में इतनी उलझ गई कि मैं अपने रिसर्च का असली मकसद भूल गई। एक रिसर्चर का सच्चा लक्ष्य कमजोरों को बचाना है। हमें इस प्लान में सफल होना होगा, क्योंकि एथरियल बर्ड्स जल्द ही वापस आएंगे। अमीरा एक रेस्टोरेंट में खाने का स्मरण करती है, जहां जानवरों के ऑर्गन्स को उनकी छोटी शेल्फ लाइफ के कारण फेंक दिया जाता था, लेकिन वे वास्तव में काफी स्वादिष्ट थे। वो वास्तविकता में लौटता है और सिल्फाइड से कहता है, हम आज रात 10 रोजमराइन डिवाइस बना सकते हैं। सिल्फाइड मैजिक स्टोन्स का स्टॉक पकड़े हुए जवाब देती है, तब प्रोडक्शन आसान होगा। अगले दिन अकामुरा जंगल में तैयारी कर रहा था। बैटल ही एक्टिवेट्स द रोसिमरीन, जो जोरदार आवाज निकलता है। बर्ड्स आवाज से हताश और परेशान होते हैं और भाग जाते हैं। ग्रुप सफलतापूर्वक बर्ड्स को भगाता है बिना मैजिक स्टोन एनर्जी खर्च किए। अकामुरा कहता है कि इस आवाज में ही चाबी थी। ये मैजिक स्टोन की शक्ति को मुश्किल से ड्रेन करता है, फिर भी प्रभावी रूप से हानिकारक प्राणियों को भगाता है। ये एक जादुई आर्टिफैक्ट है जो लागत और प्रभावशीलता की मांगों को पूरा करता है। ये हेलबोर और वुल्व्स के खिलाफ भी प्रभावी है। इन्हें अन्य गांवों में वितरित करने से मॉन्स्टर्स के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। बाद में वे अपनी सफलता को डेमन किंग को प्रस्तुत करते हैं, जो प्रभावित होते हैं। आपने मॉन्स्टर प्रॉब्लम को हल कर दिया और साथ ही उस मैजिकल आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया जिसे मैंने आपको सौंपा था। स्पाई की रिसर्च और डेवलपमेंट स्किल्स और आपकी क्रिएटिविटी ऑरा वाकई प्रशंसनीय है। मैं आप दोनों पर गर्व करता हूं। डेमन किंग फिर सिल्फाइड को निर्देश देते हैं कि रोसिमरीन का मास प्रोडक्शन शुरू करें
और इसे सभी गांवों में वितरित करें। अगले दिन ओलोरा सल्फाइड को धन्यवाद देने आती है। वो जवाब देती है, आपके आइडियाज ने मुझे मेरी रिसर्च रोड ब्लॉक को पार करने में मदद की और मुझे मेरी स्टडीज के असली मकसद की याद दिलाई। धन्यवाद। वो उसे एक नया जादुई डिवाइस देती है। ये एक है कॉम्बैट के लिए। ये फायर चार्ज है और सिर्फ 10 शॉट्स के बजाय 30 शॉट्स फायर करता है। ओलोरा खुशी से धन्यवाद देती है। अंततः ओलोरा अपने ऑफिस लौटती है, जहां एलेंद्र गुस्से में आती है और उस पर चिल्लाती है कि उसने स्फाइड के साथ काम करने के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। वो मैजिक क्रिस्टल को याद करती है जो उसने उसे दिया था और स्पष्टीकरण की मांग करती है, लेकिन वो उसे थका हुआ और बेहोश पाती है। आज के एपिसोड का समापन यही होता है। अगर आपने एपिसोड का आनंद लिया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नई सामग्री से अपडेट रहें। हमारा एपिसोड शुरू होता है डिनस और ओलरा के साथ मस्ती करते हुए। वे एक चैट में हैं एक रहस्यमय संदेहास्पद किरदार गोमी के साथ। एंड्रा हमेशा जिज्ञासु रहती है और उससे पूछती है, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? ये फोन क्या है? लेकिन गोमी झपट कर जवाब देती है, चुप रहो, तुम परेशान कर रहे हो। स्वाभाविक रूप से एंड्रा गुस्से में होती है। इस बीच एमेरा सब कुछ जोड़ते हुए समझ जाती है कि गोमी स्टॉक्स और फॉरेक्स में ट्रेड कर रही है। आंतरिक रूप से वो विचार करती है, अब तक मैंने इस देश की समस्याओं को मेरे मास्टर डेमन किंग के सीधे आदेशों के तहत हल किया है, लेकिन डेमन आर्मी को वाकई में मजबूत करने के लिए मुझे खुद से इन मुद्दों को हल करने की पहल करनी चाहिए। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। अगले दृश्य में वे सभी भरे हुए सिटी मार्केटप्लेस में होते हैं। ओल एमेंड्रा गर्व से कहती है, ये डेमन आर्मी कैसल सिटी का सबसे जीवंत बाजार है। एमा उसके पहनावे की प्रशंसा करते हुए कहती है, जो उसे शर्मिंदा कर देती है क्योंकि वो कल की बातचीत को याद करती है जब वो अपनी दोस्त ओरी से एमेरा के साथ मार्केट में जाने के बारे में वेंट कर रही थी। एने उसे सलाह दी थी कि कुछ साधारण पहने, कुछ भी अधिक फैंसी या परेशान करने वाला नहीं, ताकि एमेरा का मूड अच्छा रहे। वापस वास्तविकता में एमेरा पल को तोड़ती है। ठीक है, चलो बाजार का शोध शुरू करते हैं। एंड्रा आश्चर्यचकित होकर महसूस करती है कि वो यहाँ सिर्फ काम के लिए है। उसका योजना है कि बहुत सारे स्थानीय लोगों से बात करके उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी जुटाई जाए, लेकिन गोता लगाने से पहले वो उसे चौंकाती है। चलो पहले बाजार का आनंद उठाते हैं जैसे सामान्य ग्राहक। वे एक मोटे आदमी के पास जाते हैं जिसके बड़े कान होते हैं, जो तुरंत एमेरा को पहचानता है। अरे, आप नए नियुक्त एलिट जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं। मैंने आपके बारे में सब कुछ सुना है। आपने हाल ही में एक उत्कृष्ट काम किया है। आदमी हंसता हुआ जोड़ता है, आपके बारे में अफवाहें जंगली है। कहते हैं कि ऐसा आदमी, वो एमा के पहनावे की ओर इशारा करते हुए, 6 जनरलों में से एक बन गया है। मैंने किसी भी देश में ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे। आदमी फिर हल्के से सुझाव देता है, आप दोनों जरूर डेट पर हैं। हेंद्र घबराई हुई जवाब देती है, बंद करो, बस हमें अपने विशेष माल दिखाओ। व्यापारी ओगस, जो सुनहरा प्याला और कटोरी का खुलासा करता है, ये कप विशेष रूप से वेडिंग गोबल्स के रूप में सही है। अगर आप इन्हें एक साथ खरीदते हैं तो मैं डिस्काउंट भी दे दूंगा। एमेरा सेट खरीदने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन जवाब देती है, मैं इन्हें लेती हूं, लेकिन पहले एक सवाल पूछना चाहती हूं। इस बीच एलेंद्र की कल्पना जंगली दौड़ती है। वो उन्हें नवविवाहितों के रूप में उन गोबल से सिप करते हुए देखती है, लेकिन वास्तविकता वापस लाती है और उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। उनकी खोज जारी रहती है क्योंकि वे एक कारीगर के पास जाते हैं जो लकड़ी के उत्पादों में विशेषज्ञता रखता है। एमेरा अधिक जानकारी जुटाती है और आखिरकार अलमंड्रा को ऑर्डर देते हैं कि वे संग्रहित सूचना की समीक्षा करें। उसने विस्तार और अर्धमानव कबीले जैसे गूल कबीले के साथ गठबंधन की नीति पर विचार किया, जिसके कारण सांस्कृतिक विनिमय और पहले कभी नहीं देखी गई वस्तुओं का परिचय हुआ। बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन खाने की आपूर्ति को सुरक्षित करने की चुनौती बढ़ती जा रही है। तो वे अगले कौन से राज खोलेंगे? अगर बुनियादी खाने की वस्तुओं जैसे गेहूं की कीमतें अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं तो ये लोगों के जीवन पर भारी बोझ डालती है। जब हमने मूल्य में कटौती के लिए एक अनाज व्यापारी से बात की तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मूल्य में कटौती करने का मतलब मेरे लिए भारी नुकसान होगा। इससे मुझे एहसास हुआ कि होलसेल मूल्य निर्धारण में एक गहरा मुद्दा है। होलसेल व्यापारी मध्यवर्ती होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि किसानों से उत्पन्न अनाज खुदरा विक्रेताओं तक सुचारू रूप से वितरित हो जाए। वे किसानों से बल्क में खरीदते हैं और स्टोर्स को आपूर्ति करते हैं, लेकिन अगर एक होलसेल व्यापारी उच्च लाभ के लिए अत्यधिक मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लेता है
तो उनसे खरीदने वाले स्टोर अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे। वेंद्रा ने उत्तेजित होकर कहा, फिर हमें उन्हें एक कठोर सबक सिखाना चाहिए। एमेरा ने उसे शांत करते हुए कहा, आराम करो, ज्यादा उत्तेजित मत हो, ये अभी सिर्फ एक अनुमान है। उन्होंने समझाया कि यहां का होलसेल व्यापार एक बड़े संगठन गिल्ड द्वारा नियंत्रित होता है। कोई भी अनियंत्रित कार्रवाई इस पूरे देश को अस्थिर कर सकती है। हमें समय चाहिए और इसे सावधानी पूर्वक करना होगा। राक्षसों और अर्ध मानवों के बीच का विभाजन बस एक चुनौती है। इस राज्य में और भी कई समस्याएं हैं जिन्हें हमें एक समय पर शांति और तरीके से हल करना चाहिए। अपने बाजार अनुसंधान को पूरा करने के बाद एमेरा ने एंद्रा की ओर मुड़ते हुए कहा, धन्यवाद के रूप में मैं यहां आपके साथ अधिक समय बिताऊंगा, जिसने उसे उत्साहित कर दिया। हालांकि तभी गोमी उपस्थित हुई और उसने उस क्षण को बाधित कर दिया। अलेंद्र का चेहरा तुरंत गुस्से में बदल गया। गोमी ने घोषणा की, आज मैं खरीदारी के लिए नहीं आई हूं, आज रोया है। उसने समझाया कि रोया उनके कबीले की एक पुरानी परंपरा है जहां वे उन लोगों को उपहार देते हैं जिनकी वे परवाह करते हैं। बातचीत और आगे बढ़ पाती कि इससे पहले एक परेशान जोड़ा मदद के लिए गुहार लगाने लगा और उन्हें अपनी संघर्ष करती हुई दुकान की ओर ले गए। यहां क्या चल रहा है? एमेरा ने पूछा। पत्नी ने समझाया कि वह और उसका पति वर्षों से अपनी दुकान चला रहे थे और चिमो नामक एक पकवान बेचते थे। हालांकि समय के साथ बिक्री धीरे धीरे घट रही थी। जब वे निराश थे तो एक प्रमुख व्यापारी बगालिन ने एक बड़ी ऑर्डर रख दी। उन्होंने दावा किया कि बढ़ती कीमतों के साथ चिमो एक सस्ता और भरपूर पकवान बेहद लाभदायक होगा। इस जोड़े ने खुश होकर पूरी रात खाना तैयार किया, लेकिन अगली सुबह बगालिन ने डील रद्द कर दी। उसने कहा कि उसने ये नहीं सोचा था कि पकवान सिर्फ एक दिन की शेल्फ लाइफ वाला होगा। ये जोड़ा निराश हो गया। अब हमारे पास ये बिका हुआ खाना है और हमारी दुकान बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एमेरा ने गहराई से सोचा, शायद इस संकट को हल करने का एक तरीका है। उन्होंने कहा, भले ही स्थिति बेहद कठिन हो, अगर हमने बाजार अनुसंधान का सही तरीके से उपयोग किया तो शायद हम एक समाधान ढूंढ पाएंगे। लेकिन समस्या को बेहतर तरीके से समझने के लिए एमेरा ने एक टुकड़ा चिमो खाया। उन्होंने इसे सोचते हुए चखा, योजना बनाने के लिए तैयार थे जो दुकान को बचा सकता था। एरा ने अपनी योजना को लागू करने के लिए तैयार किया जो संघर्ष करती दुकान को बचा सकती थी। ये जोड़ा खुश हो गया, लेकिन उसने उन्हें सलाह दी कि इससे पहले कि हम कुछ भी करें, हमें इस व्यापारिक योजना में हमारे लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। आइए हमारी मुख्य उद्देश्य को पहचाने। ये पकवान दिन के अंत में समाप्त हो जाता है, जिसका मतलब है कि हमें आज रात तक 300 हिस्से बेचने की जरूरत है, जो आधे महीने की बिक्री के बराबर है। जब मैंने पहले कामों को चखा तो इससे मुझे एक पकवान याद आया जिसे मॉय कहा जाता है। इसकी सरलता और अपरंपरागत स्वाद इसे अन्य व्यंजनों के साथ जोड़ने में आसान बनाते हैं। अब सवाल यह है कि हमें कौन सी रेसिपी का उपयोग करना चाहिए और हमारा लक्ष्य दर्शक कौन है? क्या आपके ग्राहक ज्यादातर वृद्ध हैं या युवा? फिर दुकानदार ने उत्तर दिया, हमारे अधिकांश ग्राहक वृद्ध हैं, लेकिन हाल ही में उनकी भी रुचि घट रही है। इस जानकारी से लैस एमेरा ने कुछ समायोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने एंद्रा को योजना को तेजी से निष्पादित करने में मदद के लिए एक स्थानीय सहयोगी के पास भेजा। इस बीच एटेरा ने भीड़ को एक प्रचारित घटना के लिए घोषित किया, प्राचीन रोया परंपरा के साथ इसे जोड़ते हुए। आज रोया का विशेष अवसर है जब हम उपहार देते हैं। गिफ्ट दोज वी केयर अबाउट, लेट मी टेल यू थे स्टोरी बिहाइंड इट, उन्होंने कहा, ग्रोइंग ऑडियंस को कैप्टिवेटिंग करते हुए। और उन्होंने सुनाया, बहुत समय पहले एक सुंदर युवा लड़की एक विनम्र कैमू सेलर से बाजार में मिली। वे पहली नजर में ही प्यार में पड़ गए, लेकिन एक ताकतवर व्यक्ति ने ईर्ष्या में भरकर उन्हें मिलने से मना किया। हालांकि नई चांद की अंधेरी रात पर, जिसे हम रोया कहते हैं, उन्होंने बाधाओं को परास्त कर दिया और साथ में चामू का आनंद लिया। वे हमेशा के लिए एकजुट होने की कामना करते थे और उनकी कामना पूरी हुई, क्योंकि उस रात स्वर्ग खुलने वाले थे और वे खुशी खुशी जी रहे थे। तब से ओरोया एक ऐसा दिन बन गया है जिसमें आप अपने प्रियजनों के साथ चामू साझा करते हैं, चाहे वो आपका साथी हो, परिवार हो या दोस्त। अगर आप इसे साझा करते हैं और साथ में एक इच्छा करते हैं
तो आपके सपने सच हो सकते हैं। कहानी ने भीड़ को मोहित कर दिया, जोश भर दिया। कुछ ने रोया के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वे भाग लेने के लिए उत्सुक थे। कार्यक्रम में बच्चे ओलरा के साथ खेल रहे थे, परिवारों को जोड़ रहे थे और शब्द फैला रहे थे। खास मौकों से जुड़ी मार्केटिंग जैसे क्रिसमस, वैलेंटाइन डे या यहां तक कि सुशी फेस्टिवल्स या हैलोवीन जैसे नए इवेंट्स हमेशा बेहद प्रभावी होती है। एरा ने दुकानदारों को समझाया, ये उत्पाद को मतलबदार अनुभवों से जोड़कर उत्साह बढ़ाता है और बिक्री को बढ़ाता है। दुकान के दोबारा खुलने पर जोड़े ने अपने नए रंगीन चिमो को प्रस्तुत किया। दर्शक उसकी शानदार उपस्थिति से चकित रह गए और उसे आजमाने के लिए बेचैन हो गए। लेकिन चिमा ने उन्हें और प्रोत्साहित किया, हमने बैठने की व्यवस्था भी की है ताकि आप इसे आराम से आनंदित कर सकें। आइए इस क्षण को यादगार बनाते हैं। कार्यक्रम एक बड़ी सफलता रही। सभी प्रकार के ग्राहकों, विशेषकर परिवारों और युवा लोगों ने उस डिश को आजमाया। स्मार्ट मार्केटिंग रणनीति ने न केवल रुचि को पुनर्जीवित किया, बल्कि चिमो के चारों ओर नई चर्चा भी पैदा की। दिन के अंत में एक बार संघर्ष कर रही दुकान गतिविधि से भरी हुई थी। एमा की योजना ने स्थिति को बदल दिया, साबित किया कि भले ही उत्पाद गिरावट की ओर हो, अगर उसे एक उपयुक्त दर्शक को पुनः लक्षित किया जाए और प्रभावी रूप से विपणन किया जाए तो वो फिर से जीवित हो सकता है। ये एक मास्टर क्लास थी, एमेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। याद रखें दोस्तों, ये आपके दर्शकों को समझने और अपने उत्पाद को उस तरह प्रस्तुत करने के बारे में है जो उनसे जुड़ता है। सफलता हमेशा पहुंच में होती है अगर आप अनुकूलन करते हैं और नवाचार करते हैं। दुकान के मालिक आभारी होकर देख रहे थे, जबकि उनका विनम्र चिमो बाजार में चर्चा का विषय बन गया था। एक भूले हुए डिश से रातों रात सबसे हॉट ट्रेंड में बदल गया। दिन के अंत में दुकानदारों ने एमा को अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की, कहते हुए आप ईश्वर के बाद इस शानदार सफलता का मुख्य कारण थे। उन्होंने जिनोम को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने दुकानों में खबर फैलाने में मदद की, जिससे उत्पाद को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिला। इसके बाद उन्होंने उन्हें कुछ किमू का आनंद लेने के लिए दिया। एमेरा ने फिर अलेंद्र को एक सुनहरा कप प्रस्तुत किया। जबकि वे साथ में खा रहे थे, वो उनके संभावित विवाह के बारे में सपने देखने लगी, क्योंकि वो उनसे गहराई से प्यार करती थी। हालांकि एतेरा ने उनके भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए काम की बातें करते रहे, जिससे आलमिंद्रा को बहुत निराशा हुई। इसके बाद दृश्य द डेमोन किंग पर संक्रमण करता है, जहां एतेरा दिन की उपलब्धियों का विवरण देते हुए रिपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने राजा को सोने का कप सौंपा और उल्लेख किया, मैंने एक पड़ोसी देश के बारे में सुना है जिसे द गोल्डन नेशन कहा जाता है। मुझे विश्वास है कि वहां व्यापार का विस्तार करना अगला बड़ा कदम होगा। दुनिया के सबसे मूल्यवान संसाधन सोना उत्पादन करने का गर्व करना सोचिए। और उन्होंने जारी रखा, ऐसे तेजी से बढ़ते राष्ट्र के साथ व्यापार करना दानव सेना को काफी मजबूत करेगा, संभवतः खाद्य संकट को हल कर सकता है। राजा ने अपने हाथ में उत्पाद का परीक्षण किया और कहा, यह जादुई वस्तु स्विड टेक्नोलॉजी का उत्पाद है। ये किसी को भी जादू का उपयोग करने की अनुमति देता है। जब तक आप मेरे साथ हैं, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जल्द ही आप और भी महान तकनीकों का निर्माण करेंगे। दानव राजा ने एक चेतावनी भी दी, हालांकि एतेरा सावधान रहना। गोल्डन नेशन का शासक रैम्पेज एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। अगले एपिसोड के लिए देखते रहें। सभी नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को चालू करना न भूलें। हमारा एपिसोड आज डिंस के साथ शुरू होता है, जो एक एलिट जनरल के रूप में अपनी पहली व्यापार यात्रा के लिए तैयारी कर रहे थे। वो रैम्पेज के साम्राज्य के लिए जा रहे थे। ओल्ड एमरा सुझाव देती है कि वे उनके साथ जाएं, लेकिन वो उन्हें बताता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। उनके आधिकारिक नियुक्ति के बहाने से एक प्रतिष्ठित जनरल के रूप में वो अकेले जाना चाहिए। वो उसे चेतावनी देती है कि राजा युवा और तेज है, लेकिन बेहद मूडी है। यदि वो चीजों को गलत तरीके से संभालता है तो उसे गंभीर परेशानी हो सकती है। उनकी बातचीत के बाद डिनोसूख एक गाड़ी में रवाना होते हैं, जबकि ओल मेंड्रा उन्हें विदा करते हैं। राज्य में पहुंचने पर डिनोसूख उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वह क्या कीमती वस्तु सोने के बदले में व्यापार कर सकते हैं, ताकि राक्षस सेना का भविष्य सुरक्षित हो सके। महल में प्रवेश करते हुए वो राजा का इंतजार करते हैं। जब राजा आता है और डिनोस अपना परिचय शुरू करते हैं तो वो चकित होते हैं कि राजा पहले से ही उन्हें जानते हैं।
उन्होंने डिनो सुई की असाधारण कौशल के बारे में सुना है, जो अंतर्राष्ट्रीय संचालन का प्रबंधन करते हैं। 4 जनरलों में से एक बनने के बाद उन्होंने पड़ोसी जनजातियों को एकीकृत किया और आंतरिक सुधारों को बढ़ावा दिया। हालांकि राजा नाराज है कि डिनोस ने उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उनसे मुलाकात नहीं की। वो देरी का कारण पूछते हैं, जिससे डिनोस माफी मांगते हैं और क्षमा मांगते हैं। उन्हें शांत करने के लिए डिनोस सबसे बेहतरीन चांदी के उत्पादों का चयन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करते हैं, लेकिन ये राजा को नाराज कर देता है। वो अपनी जादू से चांदी को तोड़ते हैं। अपमानित महसूस करते हुए सोने के राज्य में चांदी लाना क्या मजाक है। तभी डोसुक एक जादुई पत्थर प्रकट करते हैं, समझाते हैं कि ये जादुई जानवरों को दूर भगाता है और उनके देश के लिए विशेष है। हालांकि रैम्पेज सोने में समृद्ध है, उनकी खनन संचालन रॉक गोलेम्स की उपस्थिति के कारण प्रभावित होती है। ये प्राणी खुदाई के प्रयासों को बाधित करते हैं। हालांकि केवल इस पत्थर को ले जाने से जानवर भाग जाते हैं, जिससे खनिक सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं। राजा इस परीक्षण के लिए सहमति जताते हैं। वो आदेश देते हैं कि एक राक्षस को बुलाया जाए। जैसे ही प्राणी पास आता है, डिनोस पत्थर सक्रिय करते हैं। तुरंत गोलेम डर में पीछे हटता है और राजा की तरफ भागता है। बिना हिचकिचाहट के राजा उसे मार देते हैं। पत्थर की प्रभावशीलता का प्रमाण देखकर वो उन्हें सोने के बदले खरीदने के लिए सहमति जताते हैं। फिर वो डिनोस के सामने एक बड़ी मात्रा में सोना डालते हैं और 1 सप्ताह में 200 सेट्स जादुई पत्थरों की आपूर्ति करने का आदेश देते हैं। दृश्य फिर से बदलता है और डिनोस अपने दोस्तों के साथ बातचीत के बारे में चर्चा करते हैं। सिलिड उन्हें बताती है कि 1 सप्ताह में 200 सेट्स का उत्पादन करना असंभव है। हालांकि डिनोस जोर देते हैं कि जादुई जानवरों से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वो मानते हैं कि देश भर में पहले से ही पर्याप्त संख्या में पत्थर वितरित किए जा चुके हैं। सिलिड आश्चर्यचकित है। केवल एक व्यापारी होते हुए भी डिनोस क्षेत्र कार्य का गहरा ज्ञान रखते हैं। उनकी तर्क से प्रभावित होकर वो 200 सेट्स का उत्पादन करने के लिए सहमति जताती है। फिर राजा की नौकरानी आती है और डिनोस को बताती है कि राजा अगले सप्ताह तक और 100 सेट्स जोड़ना चाहते हैं। बाद में हम डिनोस को उनके कमरे में देखते हैं, जब ओलो उन्हें बधाई देने आती है कि 1 सप्ताह में 300 सेट्स का आदेश सुरक्षित किया है। वो पूछती है कि उन्होंने प्रत्येक सेट कितने में बेचा, और वो उत्तर देते हैं 50,000 जी प्रति टुकड़ा। वो बेहद चौंकती है। 300 सेट्स का मतलब कुल 150 मिलियन जी। डिनोस सूक फिर समझाते हैं कि उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक रणनीति का उपयोग किया, जिसे एंकरिंग इफेक्ट कहा जाता है। लोग अपने निर्णयों को पहली जानकारी के आधार पर तय करते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर शानदार चांदी के सामान दिखाए, ये जानते हुए कि राजा उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे और नकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। इससे एक मानसिक एंकर बना, जिससे रोजमेरी स्टोन, जिसे उन्होंने बाद में प्रस्तुत किया, उच्च मूल्य वाली वस्तु की तरह प्रतीत हुआ। ओलो उनकी भविष्यवाणी की सटीकता से चकित है कि राजा ने कितने सेट्स का आदेश दिया। तभी उचिमुरा दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक और 100 सेट्स का उत्पादन करना होगा। वो तेजी से आदेश तैयार करने लगते हैं और सिलिड के साथ मिलकर उत्पादन क्षमता बढ़ाने का अनुरोध करते हैं।